हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हमने लॉग से रिलेटेड बड़े बड़े से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व की थी। उन बड़े क्वेश्चंस को करते समय एक छोटा सा पॉइंट लॉग का भी बचा रह गया था, वो है एंटी लॉग्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑल्दो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अपन देख लेते हैं। कभी कभी कुछ इनिशियली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑफ कोर्स टेस्ट वगैरह में, जेई मेंस या एडवांस में तो शायद ही ऐसे क्वेश्चंस दिखें, बट फिर भी अपन उनको भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं और उसके साथ अपना लॉग एंड करते हैं। तो अब आप देखिए कि जैसे मैं बात करता हूँ एंटी लॉग्स की, तो एंटी लॉग्स होते क्या है? एंटी लॉग्स बेसिकली क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको टर्म पता होनी चाहिए। कभी गलती से कैलकुलेशन कहीं करने को मिल गई तो कर लीजिए, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो एंटी लॉग्स की बात करते हैं रहे थे हम। लॉग का उल्टा एंटी लॉग, ठीक है, लॉग का उल्टा एंटी लॉग। जैसे आप पहले कहते थे ना कि लॉग 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, यही बात करते थे आप, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे आप? अब एंटी लॉग के टर्म में इसी बात को बोलोगे, एंटी लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 32। कुछ चीजें दिखी क्या? कुछ चमका क्या यहाँ पे? ये चमकना चाहिए था कि जो ये था, एंटी लॉग इज एज गुड एज सिंपल इंडिसेस, ऐसा कह सकते हैं। एंटी लॉग बिल्कुल इंडिसेस की तरह है, ये बेस पावर इज इक्वल टू रिजल्ट। आप ऐसे समझो एक बार, और मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आप इसको, सेकंड लॉग 8 इज इक्वल टू आप कितना बोलोगे, या फिर मैं ऐसा करता हूं इसको 64 ले लेता हूं, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एंटी लॉग अब इसी चीज को क्या बोलेगा? एंटी लॉग बोलता है बेस जो पहले था वही रखो, है ना, और आर्गुमेंट और जो रिजल्ट आया था उन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज कर दो। क्या दिखा आपको? 64 की पावर में हाफ इज इक्वल टू 8। तो एंटी लॉग वाली बात का कोई दिक्कत नहीं है। एंटी लॉग बिल्कुल इंडिसेस को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है, वो लॉग से भी आसान है। अब आप अगर मान लीजिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन ऐसे समझिए कि एंटी लॉग ऑफ 0.4, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 0.4 टू बेस 32 ये निकालना है आपको। तो ये एंटी लॉग आपको कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे आप? बस लिख दीजिए इसी बात को, जो लिखा है लिख दो केवल, बस काम तुम्हारा वहीं खत्म हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 0.4 टू द बेस 32, ये आपको निकालना है। तो हमने पहले ही कहा दिस इज एज गुड एज इंडिसेस। आप क्या करेंगे? एंटी लॉग भूल जाएंगे और यहां से आपको दिखेगा 32 की पावर में 0.4, 32 की पावर में 0.4। ये लैंग्वेज जो है ना, इसको अगर तुम डिकोड करके मैथमेटिक्स में लिख लेते हो तो आपका काम बन गया। एंटी लॉग ऑफ 0.4 टू द बेस 32, एंटी लॉग हटा दो, 32 की पावर 0.4 बचा। अब आप क्या देखोगे? 32 रेज टू पावर 2/5, तो आप देखोगे कि ये क्या लिखा हुआ है? 2 स्क्वायर लिखा है। 32 की पावर 1/5 मतलब 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, सो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारा एंटी लॉग का बस रिप्रेजेंटेशन है। आपको कुछ नहीं करना है, एंटी लॉग जैसे लिखा हुआ है उसको हटा दीजिए। आप बस ये चीज ध्यान दीजिए कि ये इंडिसेस में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी और आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मैंटिसा के बारे में भी थोड़ा सा, ठीक है। रैंडम क्वेश्चंस है जिनका मतलब यूज नहीं पड़ता है, बट फिर भी आप एक बार को देख लीजिए। ऐसा भी नहीं करना है, 10 मिनट की बात है, 10 मिनट पढ़ ही लो यार, क्या दिक्कत है। ऐसा भी नहीं कि स्किप कर दें वीडियो का पार्ट ही, ठीक है, आप इसको पढ़ ही लो। अब आप एक और क्वेश्चन में लेता हूं मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। जैसे कि हमने कहा था, मान लीजिए आपको क्वेश्चन के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि इफ मैंटिसा ऑफ 719 मान लीजिए कुछ 0.3 टू द बेस 10, ठीक है, टू बेस 10, इफ मैंटिसा ऑफ 719.3 टू बेस 10, ठीक है, 719.3 टू द बेस 10 इज, ठीक है, बेस 10 इज 0.8569। पता नहीं होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, इज 0.8569। then find log base 10 71.93। ये मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि 71.93 टू द बेस 10 ये कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे? आपको मैंटिसा यहां पता है
है ना। अगर आप देखो, आप क्या करने जाओगे, लॉग बेस्ड 719.3 लिखा था, आपके बारे में, इसके बारे में आप बता सकते हो क्या कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी। 719.3 मतलब ये कहां दिख रहा है, 100 और 1000 के बीच में दिख रहा है, मतलब ये वैल्यू जो लॉग का आउटकम आएगा वो 2 और 3 के बीच होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 होगा। आप नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपका यहाँ 2 आया, और आप कहें कि मैंटिसा इसका कितना है, मैंटिसा आपको दिया गया है, मैंटिसा आपका है 0.8569, तो आप कहिए तो लॉग 719.3 को आप बता सकते हो 2.8569, ऐसा बोल सकते हो। आपको लेकिन चाहिए क्या था, आपको चाहिए था 71.93, आपको ये चाहिए था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस रिजल्ट को यूज करना पड़ेगा। कैसे, आप इसको लिख सकते हैं ना बाई 10, और इसका मतलब कितना हो गया 2.8569 माइनस 1, सो इट इज 1.8569। तो इस तरीके की भी चीजें थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए, कहीं कहीं पे लॉग्स में यूज करना पड़ेगा। चैप्टर एंड होने के बाद हम लॉग के और भी क्वेश्चंस लेंगे, मतलब जहां पे थोड़ा और इनइक्वालिटीज वगैरह थोड़ी और सीख दी जाए, कैलकुलेशंस अलग अलग तरीके की कैसे आपको मिल सकती हैं, जिनसे आपकी नए क्वेश्चंस में थोड़ी सी घबराहट कम की जा सके। ठीक है, तो ये हमारा लॉग का टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डिटर्मिनेंट, जहाँ पे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है अभी फिलहाल डिटर्मिनेंट का। बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो आप 12th में पढ़ेंगे, अभी आप बस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट्स बेसिक केवल हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो आप देखिए डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है, उस नोटेशन का मतलब क्या है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है 2 खड़ी लाइनें, है ना, उसके बीच में लिख दिया गया हो कुछ अरेंज तरीके से। क्या होता है, जैसे इसमें आप कह लीजिए कि 2 तरीके की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी, A1 B1 A2 B2। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। दिख रहे हैं क्या, 2 कॉलम्स हैं और 2 ही हमारे पास रोज हैं, तो ये डिटर्मिनेंट कहलाता है 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। और 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशन करने के लिए क्या करते हैं, तो अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं A1 को B2 से, उल्टा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं A2 को B1 से, और दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं। मतलब दिस होल एक्सप्रेशन इज सेम एज A1 B2 माइनस A2 B1। लोगों ने पहले भी देखा होगा इस तरीके की चीज 2 क्रॉस 2 की, ठीक है, ये आपको पहले से भी पता होगी, A1 B2 माइनस A2 B1। नेक्स्ट अपन आते हैं 3 क्रॉस 3 पे, जहां पे हम 3 रोज और 3 कॉलम्स की बात करने वाले हैं। A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये हमारे 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। और अब फर्स्ट रो में क्या है, A1 B1 C1, सेकंड रो में A2 B2 C2, थर्ड रो में A3 B3 C3। फर्स्ट कॉलम A1 A2 A3, सेकंड कॉलम B1 B2 B3, C1 C2 C3 इज थर्ड कॉलम। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे शुरुआती दौर में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं कई लोगों से, ध्यान दीजिए। आप क्या लिखा जाएगा आपका, आप क्या करिए A1 लिख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट रो आप लिखना है, आपको फर्स्ट रो पे फोकस कीजिए। A1 आप लिख दीजिए एज इट इज। जैसे ही आपने A1 लिखा, आप क्या करेंगे, आप A1 के साथ वाले और इधर साथ वाले रोज और कॉलम्स को कट कर देंगे। तो जब आपने रोज और कॉलम्स को कट किया तो आपको क्या दिखेगा, B2 C2 B3 C3। इसको आप डिटर्मिनेंट में डाल दीजिए, ठीक है। तो आप डिटर्मिनेंट में डाल दीजिए इनफैक्ट B2 C2 B3 C3, ठीक है। फिर नेगेटिव साइन लगा दीजिए, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव था, A1 को पॉजिटिव साइन के साथ रखा, अगला नेगेटिव साइन के साथ आप रखेंगे किसको, B1 को। तो जब आप B1 को रखेंगे तो आपको क्या करना है, B1 वाला जो रो है मतलब यही, और B1 वाला इस बार जो कॉलम है मतलब ये, इसको आप हटा दीजिए। क्या करेंगे, B1 का जो कॉलम है वो हटा दीजिए, B1 वाला जो रो है उसके एलिमेंट्स को हटा दीजिए। अब आप डिटर्मिनेंट में डालिए। डिटर्मिनेंट में डालेंगे क्या, यहां से आपको दिख रहा है A2 A3, यहां से दिख रहा है C2 C3। तो आपने, कलर में बहुत दिक्कत है यार, A2 C2 A3 C3 ऐसा डाल दीजिए, ठीक है। क्या किया आपने, माइनस B1 कर दिया, और उसके अलावा आपने कहा कि भाई ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो। ये तरीका है लिखने का, ठीक है। B1 को हटा दिया और इस B1 वाले रो को हटा दिया, B1 वाले कॉलम को हटा दिया, बचा मेरे पास इधर A2 A3 C2 C3।
उसको उसी तरीके से उठा करके आप डिटर्मिनेंट में रख दीजिए। और प्लस आपको क्या करना है, यहां पॉजिटिव था A1, यहां पे नेगेटिव B1 आपने रखा, अगला फिर आप क्या रखेंगे, पॉजिटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। C1 साइन के साथ क्या आएगा, C1 के साथ वाला रो, सॉरी C1 के साथ वाला रो और C1 के साथ वाला कॉलम, ये हटा दीजिए। बचा क्या आपके पास, ये दिखा यहां से आपको A2 A3 और इधर दिखा आपको B2 B3। और अब आप क्योंकि इसको जानते हो तो अब आप यहां पे भी एक्सपेंड कर सकते हो। क्या बनेगा, इसको आप B2 C3 मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे B3 C2, माइनस B1 के साथ क्या लिखोगे, A2 C3 माइनस करोगे A3 C2 और प्लस C1 के साथ क्या करोगे, A2 B3 माइनस क्या करोगे, A3 B2। ये आपका करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कई लोगों ने इसको इस तरीके से पढ़ रखा होगा कि वो क्या करते होंगे कि C2 C3 पहले लिखते होंगे, A2 A3 बाद में लिखते होंगे, यहां पे वो प्लस B1 यूज करते होंगे। ठीक है, ये कई लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपको पहले से वो पता है तब तो ठीक है, और अगर आपको पहले से नहीं आता तो जानने की भी जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से इसको एक्सपेंड कीजिए। क्या करना है आपको, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रख देना है और क्या करना है, उनके रोज और कॉलम्स को हटा देना है। जैसे A1 के रो और कॉलम हटा दिया, बाकी यहां दिख रहा था मुझे B2 B3 C2 C3 रख दिया यहां पे। ठीक, फिर माइनस B1 B1 के रो और कॉलम को हटा दिया, दिख रहा था मुझे A2 A3 C2 C3 रख दिया। प्लस C1 के साथ आपने इसी तरीके से A2 A3 B2 B3 को रख दिया। और अब आप 2 क्रॉस 2 तो एक्सपेंड करना आपको आता ही है, तो आप इसको एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख सकते हो। ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ। अब इसको लेकर के आप चाहें तो एक आध में एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल नहीं ले रहा मैं 3 क्रॉस 3 से स्टार्ट कर रहा हूं। मान लीजिए आपको 3 2 -1 है ना, 0 1 और यहाँ पे मान लीजिए -2 5 -4 3 ऐसा कुछ दिया गया है और इसको एक्सपेंड करना है। 3 क्रॉस 3 है, क्या करते हैं आप करेंगे ये कि सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स। कैसे, 3 उसके साथ में कुछ डिटर्मिनेंट आना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, -2 अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, इसके साथ भी कुछ डिटर्मिनेंट आना चाहिए। और प्लस लास्ट वाली टर्म जो है आपकी, लास्ट वाली टर्म क्या है, -1 है, उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, बीच वाले टर्म के साथ आपने नेगेटिव साइन यूज करना था। बाकी 3 -2 और -1 यही हो गए। 3 एज इट इज, -1 एज इट इज, 2 का नेगेटिव -2 ये आपने लिख दिया और इसके साथ भी कुछ डिटर्मिनेंट आएगी। ठीक, क्या आएगी वो डिटर्मिनेंट, तो 3 की रो और 3 की कॉलम, इसको अगर आपने ढक लिया तो आपको दिखेगा क्या, यहां दिखेगा आपको 1 -4 और यहां दिखेगा -2 3। फिर आप देखिए जब आप सेकंड कॉलम और सेकंड रो को ढक देंगे तो आपको दिखेगा 0 5, यहां दिखेगा -2 और 3 है ना। फिर आप जब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ढक देंगे, मतलब -1 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को ढक देंगे तो आपके पास आएगा 0 5 1 -4। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। यहां से क्या आया, 3 + 8 सॉरी 3 -8 3 -8 -2 के साथ क्या आया, 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 के साथ मतलब मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन गया और यहां से आपके पास बचा 10 और -1 के साथ फिर से 0 × -4 0 हो गया और साथ में दिख रहा है आपको -5। तो यहां आप देखें -5 × 3 -15 हुआ, -20 हुआ और प्लस आपके पास आ गया 5। तो आपका आंसर कितना हो गया, दिस इज -30। आप चाहें तो फिर से एक बार रिवाइंड करके इसी क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा अगर कहीं किसी को डाउट होता है। इनिशियली आप थोड़ा सा अगर आप कॉशियस रहेंगे तो इस तरीके की मिस्टेक्स आपकी इसे एक्सपेंशन में नहीं होंगी, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। आप ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपने 1 कहा x और यहाँ पे मैंने कहा x², फिर आपने यहाँ पे कुछ डाल दिया x + 3, यहाँ पे डाल दिया आपने 5 और 5 ना कहिए बल्कि इसको भी x² ही डाल देता हूँ मैं। और एक आ गया आपका मान लीजिए x -1, फिर एक डाल दिया 2x और यहाँ पे मान लीजिए x +1 और यहाँ पे x + 2। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये है, अब इसमें आप जब एक्सपेंड करोगे तो आपको कौन सी डिग्री की टर्म मिलेगी, मतलब आप पूरा एक्सपेंशन अगर करने जाते हैं तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा। वो पॉलिनोमियल की आप डिग्री सबसे पहले बताइए क्या होगी। पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी कुछ इस तरीके की दिख रही है क्या, x³ से बड़ी टर्म कहीं से पॉसिबल है,
है क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर से आपको यहाँ से दिख रहा होगा एक्स क्यूब, लेकिन जब आप इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप एक्स मतलब जब थर्ड टर्म आप लिखेंगे इनफैक्ट तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में आप डिटर्मिनेंट में ये ओपन करोगे, बात समझ में आ रही है क्या, 1 के साथ ये होगा, x के साथ x + 3 x + 2 x - 1 और ये टर्म होगी, एक्स स्क्वायर के साथ आपको इतना हिस्सा दिखाई देगा, कितना, एक्स स्क्वायर के साथ आपको ये वाला टर्म दिखाई देगा। और इस टर्म्स के साथ आप कह सकते हैं क्या कि जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यहां से आपका एक्स क्यूब बन रहा है इंटू एक्स स्क्वायर, x⁵5 5th डिग्री की टर्म बन रही होगी। आप चाहें तो एक बार को एक्सपेंड करके देख सकते हैं, पूरा हमें कैलकुलेशन नहीं करना, बस आप ये देख लीजिए कि डिग्री कौन सी क्रिएट हो रही है, मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल में कौन सी आ रही है। तो इसके बेसिस पे अगर मैंने कहा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इस तरीके से पूछेगा कि दिस इज इक्वल टू, है ना, दिस इज इक्वल टू, इधर लिखने की जगह मैं यहां लिख रहा हूं, 8x5 प्लस bx4 प्लस cx³ प्लस dx² प्लस ex प्लस f। ठीक है, आपसे ये पूछ दिया जाएगा फाइंड f, फाइंड f, क्या करेंगे आप f निकालने के लिए, ये अगर मेरा इस एक्सप्रेशन के बराबर है तो f निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक तरीका है आप पूरा एक्सपेंड कीजिए, लेकिन उतनी फुर्सत नहीं है आपको, ठीक है, तो आप f निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे सोचिए, अब ये थोड़ा सा मतलब क्या है, ट्रिक ही है कह लीजिए, f निकालने के लिए आपको राइट साइड में क्या करना चाहिए, राइट साइड वाला जो पॉलिनोमियल है अगर मैं उसको px बोलूं तो p0 क्या करेगा, x की जगह अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये सब 0 हो जाएंगे, f हमारा निकल आएगा, और इसीलिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि x = 0 ऊपर पुट कर दो, x = 0 जब पुट करोगे तो f निकल करके आ जाएगा, इधर से f आया, इधर से भी तो बराबर है ना दोनों, तो इसका मतलब जब आप x को 0 रखोगे इधर f मिला, इधर भी x को 0 रखोगे तो f ही मिलेगा, 1 0 0 3 1 सॉरी 3 0 -1 और यहां पे आपके पास है 2 1 0, आप इसको एक्सपेंड करिए और यहां से f को आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक और चीज पूछी जा सकती है, वो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि a + b + c + d + e + f कितना होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि a + b + c + d + e + f ये कितना होगा, तो इसके लिए आप देखो क्या करना होगा, ये टर्म ले आने के लिए आपको रखना होगा x की जगह पे 1, तो आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो, अगर मैं इसको px बोलता हूं तो आप p1 की बात करोगे तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, a + b + c + d + e + f बनेगा। अब आप p1 निकाल लो, p1 निकालने के लिए आपको बस डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, क्या है वो 1 1 1, यहाँ पे आपका है 4 1 0 और यहाँ पे है आपका 3 2 2, ये आपको p1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस इस चीज पे ध्यान रखिए कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है वो आपको सही से आना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन कहीं पे आपको मिल सकते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि a + b + c + d + e + f कैसे निकालेंगे, और इसी तरीके से लास्ट वाली टर्म कैसे निकालेंगे। कोई अगर ये कहे कि e कैसे निकालेंगे तो वो अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो निकालना हम बाद में सीखेंगे। ऑफ कोर्स आप एक्सपेंड करके जरूर निकाल सकते हो e, लेकिन एक और मेथड भी इसका एग्जिस्ट करता है जो अभी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, वो आप लेटर ऑन आपको पता चलेगा। तो डिटर्मिनेंट का टॉपिक अगर हम कहें तो बस इतना सही है हमारे डिटर्मिनेंट के टॉपिक में। तो अपना अभी तक का जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है, वहां पे हमने लॉगरिथमिक का टॉपिक, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, उनके इक्वेशंस और बाकी सिंपल उनकी प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे। नेक्स्ट आगे हमने डिटर्मिनेंट भी कंप्लीट कर लिया है, तो आगे हम स्टार्ट करेंगे कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स। जैसे फंडामेंटल्स की बात करें तो एज सच बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें पहले से पता है, बट उनका एप्लीकेशन जैसा जेई मेंस या एडवांस लेवल पे जैसी डिमांड रहती है वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में हो सकता है बीच में उन स्टेप्स के यूज़ आए, तो हम बेसिकली उसी तरीके के क्वेश्चंस पे अभी फिलहाल फोकस करने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि रैंडम बहुत सारी थियरी आपको नोन है, मैक्सिमम पार्ट जो है थियरी का नोन है, लेकिन वो क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई होता है बेसिकली हम वो चीज़ ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं, इसको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझिए, है ना। सबसे पहला पार्ट अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा रहा हूँ। मिसलिनियस टॉपिक्स के अंदर क्या है, कई बार आप देखेंगे इस तरीके का कि अंडर रूट ऑफ लिखा हुआ है 7 प्लस अंडर रूट के अंदर 7
प्लस अंडर रूट के अंदर आप देखेंगे 7 और इसी तरीके की टर्म्स कही जाएगी कि ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम से ही चीज रिपीट हो रही है। जो ये प्रोसेस है अंडर रूट के अंदर 7 प्लस फिर से अंडर रूट के अंदर 7 प्लस फिर से अंडर रूट के अंदर 7 और यही प्रोसेस हमारा ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम्स बार बार रिपीट हो रहा है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्लब करके निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ठीक है, वो हमें देखना है। इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, इस तरीके में आप सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे एक रिपीटिंग यूनिट होगी, कोई एक टर्म होगा जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा होगा, है ना। अगर यहाँ 7, 8, 9, 10 ऐसे कुछ लिखना शुरू कर दे तो फिर हम नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। फिलहाल के लिए हम नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन अगर इस तरीके का कोई चीज है जो कि बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है और अंडर रूट ले रहा है, फिर अंडर रिपीट कर रहा है, फिर अंडर रूट ले रहा है, मतलब यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, कोई एक रिपीटिंग यूनिट अगर आपको ऑब्जर्व हो जाती है तो फिर आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले एक रिपीटिंग यूनिट को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। एक रिपीटिंग यूनिट को आप रिमूव करेंगे तो वो कितना बन जाएगा। बाकी अगर मान लीजिए ऐसा है ना कुछ कि इनफाइनाइट टर्म्स थे, अब इन इनफाइनाइट टर्म्स में से आप कह लीजिए कि मैं एक टर्म हटा दूं तो क्या उससे वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या। इनफाइनाइट टर्म्स अगर है हमारे पास, बहुत सारे टर्म्स हैं, है ना, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो अगर हम आप ऐसे कह लीजिए कि अगर उसमें से मैं एक टर्म हटा दूं, एक अंडर रूट 7 वाली चीज, सबसे लास्ट वाली मान लीजिए रूट 7 वाली चीज अगर मैं हटा देता हूं तो क्या उससे ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा बोलेंगे कि आपने मान लिया कि ये चीज x के बराबर है ना। आप ये कहिए कि अगर मैं इस पूरे को x बोलता हूं तो जब मैं मान लीजिए इस वाले पार्ट को रिमूव कर दूं तो अभी जो बचा हुआ है इसको आप क्या बोलेंगे, इसको भी आप x ही बोलेंगे। अगर ये हमारा अंडर रूट 7 के साथ में जो बाकी बची हुई टर्म है उसको भी आप क्या बोलेंगे, x ही बोलेंगे ना। बात को समझिएगा, हमने ऐसा नहीं कहा है कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट नहीं बल्कि 1000 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हम कह रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अगर इनफाइनाइट में से एक कम भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो उसी बात की कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए x आपने इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन लिया है तो आप उसमें से ये इंश्योर करिए कि वो रिपीटिंग यूनिट एक कोई हटा दीजिए आप। जैसे 7 जो है वो अंडर रूट 7 आप कह सकते हैं कि वो रिपीट हो रहा था, अंडर रूट के अंदर 7 बार बार रिपीट हो रहा था। तो आप ऐसा करें, अगर आपने एक टर्म हटाई और बाकी बची हुई जो चीज थी ये वाली चीज, ये भी आपकी क्या है, x ही है। अगर आप इस पूरे को आप x बोल रहे थे तो इस 7 को हटा करके भी जो दिख रहा होगा उसको भी आप x ही बोलेंगे ना। तो यही चीज कही जा रही है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपको करना क्या है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि रिपीटिंग यूनिट क्या है। जो टर्म रिपीट हो रही थी, जैसे 7 रिपीट हो रहा था, उसके बाद फिर से वही चीज बार बार लिखी जा रही थी, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे इसकी जगह पे आप x सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इज इक्वल टू फिर से आपको क्या लेना है, x के बराबर ही लेना है। इनफाइनाइट में से एक टर्म कम करने का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इनफाइनाइट में से हमने एक टर्म मान लीजिए ये वाली रिमूव कर दी, अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, आप कहें स्टार्टिंग वाली या आप कहें एंड वाली, आपने रिमूव कर दी तो भी आपके पास बचा हुआ क्या है, अभी भी x ही बचा हुआ है। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, अंडर रूट 7 प्लस एक्स। अब इसको आपने क्लब कर लिया, स्क्वायर करके ऑफ कोर्स आप x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 29/2, ठीक है। अब फिर से यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करते ही साथ हमने क्या बोला था, एक्स्ट्रा रूट क्रिएट हो सकता है। आप फिर से देखो कि क्या यहां से जो हमारा फाइनल सोल्यूशन आ रहा है वो एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं है। तो आप देखेंगे 1 माइनस रूट 29/2 नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 1 माइनस रूट 29/2 कैसा हो गया, निगेटिव हो गया ना। और आप अभी कह रहे हो कि अंडर रूट लगा हुआ था, तो अंडर रूट अगर लगा हुआ था तो ये एक्स भी कैसा रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा, है ना। अंडर रूट का आउटकम कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। और ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी एक्स की जो लिखी हुई है वो भी कैसी रही होगी, पॉजिटिव ही रही होगी। इसलिए हमने 1 प्लस रूट 29/2 को एक्सेप्ट किया और 1 माइनस रूट 29/2 को रिजेक्ट कर दिया। हमारा करेक्ट आंसर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं और भी इसमें क्वेश्चंस बढ़ाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया आपको कुछ इस तरीके का 13 माइनस 5 ना, इस तरीके से, और यही प्रोसेस आपका लगातार चलता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इतना
अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है, यही है ना 13 - 5, और उसके बाद आप देखेंगे कि √13 - 5 फिर से रिपीट होने लग गया, यही आप ऑब्जर्व करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको मान लेना है आपने x, इसको आपने x मान लिया। अब देखिए आगे क्या करना है, आप कहेंगे कि एक अगर भाई √13 - 5 13 - 5 ये x के बराबर था, तो मैं इसको भी तो x बोल सकता हूं अगर ये चीज इनफाइनाइट टाइम्स लिखी गई थी, तो इस बचे हुए टर्म को 5 के आगे वाली चीज को भी तो मैं फिर से x ही बोलूंगा। इनफाइनाइट टाइम्स ये लिखा हुआ था, एक टाइम हमने हटा दिया तो अभी भी तो क्या है, x ही के बराबर है, इनफाइनाइट में से एक घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बना, आपका एक्सप्रेशन आ गया √13 - 5x = x। अब आप स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर आप करोगे तो क्या बनेगा, x² + 5x - 13 = 0। 13 - 5x = x², यही इक्वेशन आएगी। अब यहां से x क्या हो गया, -5 ± √, यहां देखें 25 और 52 77/2। ठीक है आपकी बात। अब यहां पे देखिए x अगर मान लो मेरा इसके बराबर आया, ठीक है, x हमारा इसके बराबर आया, तो 5 ये -5 √77/2 ये रिजेक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू ओवरऑल कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही रहेगी, और हम -5 + √77/2 इस आंसर के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कई सारे मिलेंगे, बार बार ये टर्म कहीं कहीं पे यूज करनी पड़ेगी। आपको ध्यान क्या देना है, आप रिपीटिंग यूनिट जो है उसको ऑब्जर्व कीजिए, पूरे टर्म को आप x मान लीजिए, और जो रिपीटिंग टर्म है उसको रिप्लेस करके वहां पे x लिख दीजिए। ठीक है, 13 - 5 के बाद पूरी चीज रिपीट हो रही थी, उसको आप वहीं पे x लिख दीजिए, जहां से आपको पहला रिपीटेशन मिला। कीवर्ड आप ध्यान दीजिए, कीवर्ड आपको यही याद रखना है, जहां से आपको पहला रिपीटेशन मिलना स्टार्ट हुआ वहीं पे जाके x लिख दो। ठीक है, यहां चले कोई रिपीटेशन नहीं, यहां पे कोई रिपीटेशन नहीं, यहां पे जाके आपको फिर से रिपीटेशन दिखना शुरू हुआ, तो वहां से ही √ से ही दिखना शुरू हुआ, √ से ही आप लिख दो x। ठीक है, और उसके बाद आपकी एक सिंपल क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी है। उसी तरीके से यहां भी किया हमने, यहां से चलना शुरू किया, कोई रिपीटेशन नहीं, कोई रिपीटेशन नहीं, √ पे पहुंचते ही साथ रिपीटेशन मिल गया, तो यही हमारा प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे भी, कि हम उसको x से रिप्लेस कर देंगे और क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। ध्यान रखना फाइनल आंसर कैसा रहेगा वो चीज हमें एक बार को मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्क्वायर करके आंसर निकाला है, तो ऑफ कोर्स हमें क्रॉस चेक करने की इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये वाला टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़े और डिफरेंट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट x = 2 - √7, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। x = 2 - √7, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि ऑफ कोर्स आप 2 - √7 ⁴ निकालो, 3 निकालो, 2 निकालो और सब्स्टिट्यूट कर दो, और उसको बाद कैलकुलेट करके आप आंसर निकालो, लेकिन वो ठीक ठाक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम एक और मेथड यूज करने वाले हैं जो कि आपको काफी ज्यादा काम आएगा थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस में शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट भी ना कहिए बहुत ज्यादा, मैं भी कैलकुलेशन इससे भी बहुत इजी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ चीजें काफी हद तक सिंप्लीफाई हो पाएंगी, और ये चीज अभी आपको याद रखनी है, इस तरीके का जो कंसेप्ट है हमारा। ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं इनको यूज करके, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है इसको यूज करके एक पॉलिनोमियल बनाने का। पॉलिनोमियल बनाने का मतलब क्या है, कि जैसे आप मान लो कि x = 2 - √7 था, तो आप क्या करो, x - 2 = -√7 लिख दो। ठीक है, और उसके बाद होल स्क्वायर कर दो, पॉलिनोमियल बन जाएगा क्या, x² - 4x + 4 = 7। तो यहां से आ गया हमारे पास x² - 4x - 3 हमारे पास 0 बन गया। ठीक है क्या, ये ठीक है। क्या किया हमने, x² - 4x - 3 = 0 एक पॉलिनोमियल बना लिया। कैसे बना लिया, तो हमने सबसे पहले ये ध्यान रखा कि हमारा जो रैशनल टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड में लेते आए x के साथ, और इररेशनल टर्म को हमने अलग छोड़ दिया, सो दैट स्क्वायर करें तो जो हमारा इररेशनल वाला क्वोशिएंट है वो खत्म हो जाए, जो भी इररेशनल का पार्ट दिख रहा है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए हमने ये प्रोसेस किया, x = 2 - √7, x - 2 = -√7, और यहां से हम ये लेकर के आ गए x² - 4x - 3 = 0। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इस x = 2 - √7 की प्रॉपर्टी क्या थी, मतलब इस अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, 0 के बराबर है। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा 0 के बराबर है। यही बात ठीक है, ठीक है। तो अगर ये चीज सही है
तो मैं कह सकता हूं क्या कि मैं खोजने जाऊंगा कि इस एक्सप्रेशन में मैं कितने जीरो कहां कहां पे बना सकता हूं। क्या करना होगा उसके लिए, देखो अब यहां पे थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होगा। आप क्या करो, आप यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 से इसको 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 को डिवाइड कर लो। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहां पे आएगा आपका 3x स्क्वायर। पहले आप प्रोसेस देखो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या किया अभी तक हमने एक पॉलिनोमियल बनाया। कैसे बनाया, तो रैशनल टर्म्स एक साइड ले आए, इरेशनल टर्म दूसरे साइड रखी, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक प्रिपेयर हो गई। ये जो नई क्वाड्रेटिक बनी है उसी से जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड करने लगो। ठीक है, अब 3x स्क्वायर यहां पे आ गया तो 3x की पावर 4 माइनस कितना हुआ 12x क्यूब माइनस क्या आया 9x स्क्वायर। अब आप डिफरेंस लो। ठीक है, डिवाइड करना है जैसे प्रॉपर डिवीजन करते हैं, कोई डिफरेंट अलग मेथड नहीं है। तो आप डिफरेंस लोगे, ये तो कट गया, यहां बचा आपका 14x क्यूब और यहां बचा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 8x को भी हमने लिख लिया। अब आप डिवाइड करो, कितना आएगा 14x, तो 3x स्क्वायर प्लस 14x कितना बन गया 14x क्यूब माइनस 56x स्क्वायर और यहां पे आ गया माइनस 42x। अब आप डिफरेंस लो, ये कट गया, ये यहां से आ गया 58x स्क्वायर और यहां पे आ गया आपका 50x और आ गया एक माइनस 1 ऊपर से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फिर से डिवाइड करोगे। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, शायद 58 वगैरह यूज करना पड़ रहा है, बट ठीक है। 58x स्क्वायर और माइनस 232x और माइनस 174। अब आप कैलकुलेट करो, डिफरेंस लोगे तो ये 0 हो गया, यहां से आ गया आपका 282x और इधर से आ गया आपका प्लस 173। ठीक है, क्या यहां पे 173। ठीक है, 282x प्लस 173। अब आपको क्या करना है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूं। इसका मतलब ये जो पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई थी इसको ऐसा लिखा जा सकता था, दिस थिंग इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और इनटू ये हमारा 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 58। ठीक है, और साथ में हमें रिमाइंडर अलग से ऐड करना पड़ता विच इज 282x प्लस 173, है ना। अब आप देखो, अब यहां पे कुछ लोगों को दिक्कत होगी। हमने इससे वैसे एक बात फिर से मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि क्या किया हमने, बेसिकली सेकंड डिग्री से हमने डिवाइड किया। जब सेकंड डिग्री से डिवाइड किया है तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है 1 हो सकती है, और वो फर्स्ट डिग्री का रिमाइंडर हमने यहां पे लिख दिया है 282x प्लस 173। अब इससे बेनिफिट क्या मिला वो देख लीजिए। आपको पता था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 क्या था 0 के बराबर है। अब आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 अगर 0 है तो हमने 0 से कैसे इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन आप ये चीज समझिए कि आपको ये एक्सप्रेशन अगर इसके एग्जैक्टली बराबर कहा जाए तो आपको कोई उसमें डाउट है नहीं, है ना। आप देखो कि ये तो हमारा मेथड है पहुंचने का। एक्चुअल लॉजिक जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसे लिखें और फिर कोई भी एक्स रखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें सीधा इसके बराबर होगा। इतनी बात अगर तुमसे कह दी जाती है, फिर तुमसे कहा जाए चलो अब x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 7 रख दो, तो क्या तुम मना कर दोगे कि यहाँ पे ये टर्म 0 हो रही थी तो मैं नहीं रखूंगा 2 माइनस रूट 7? नहीं रख सकते, ऐसा करेंगे ना। हम x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 7 बिल्कुल रखेंगे। तो जब हम x इक्वल टू 2 माइनस रूट 7 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन तो जो भी आएगा अपना, मतलब इसको तो अभी हमें सिंप्लीफाई करना ही था, तो ये तो लेफ्ट साइड को एज इट इज रहने दिया। इधर वाले में जब 2 माइनस रूट 7 रखा मैंने तो ये टर्म क्या हो गई 0 हो गई। 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0 के बराबर होता है, और प्लस साथ में क्या बचा 282x, मतलब क्या हुआ आप लिख लो इसको भी, बल्कि 0 इंटू समथिंग। ठीक है, उस समथिंग का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि 0 के साथ लग गया तो मल्टीप्लीकेशन से 0 ही देगा। और यहां पे देखो आप 282x की जगह पे आप क्या रखने वाले हो 2 माइनस रूट 7 और साथ में आपके पास क्या है 173। तो यहां से रिजल्ट क्या आया 564 प्लस 173 737 माइनस 282 रूट 7 ऐसा कुछ। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हुआ। अगर मान लो कहीं पे मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो मैंने ये ट्राई किया है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना रहे, अगर होती है तो वो चीज देख लेना। तो मैंने क्या ट्राई किया है, मैंने ये चीज कही है कि x अगर मेरा 2 माइनस रूट 7 था तो मैंने क्या किया एक ऐसी टर्म बना ली हमने जो कि सिर्फ रैशनल में है और उसमें क्या है
वो 0 के बराबर भी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोसेस किया। फिर मैंने कहा कि इससे मैंने इसको डिवाइड किया, हमारे पास कुछ रिमाइंडर आया, ठीक है। ये रिमाइंडर तो हमने इस तरीके से डिवीजन करके निकाला क्यों है, ताकि हम इस डिविडेंड को डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ऐसे लिख पाए। अगर एक बार हमने इसको लिख दिया तो अब इसको लिखने के बाद तुम भूल जाओ कि ये हमने डिवीजन से निकाला था या जैसे भी निकाला था, ये इसके बराबर है या नहीं है। लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा बराबर है हर x की वैल्यू के लिए, क्या इसमें कोई डाउट है? इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए कि ये दोनों एक्सप्रेशंस हमेशा बराबर हैं। अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस बराबर हैं तो अब आप यूज करो कि जब आप x इक्वल टू 2 माइनस रूट 7 इधर रखो चाहे इधर रखो, बात बराबर ही होगी। इधर रखने में बेनिफिट क्या है कि ये चीज 0 है और हम इस पूरे टर्म को यहां से हटा पाएंगे। और सिर्फ अब लीनियर एक्सप्रेशन बचा था। लीनियर एक्सप्रेशन में आप x को कुछ भी रख लो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी और हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप एक बार को ऐसे क्वेश्चंस और भी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको काफी काम आने वाला है। क्या है xy माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान दीजिएगा इस टर्म पे, हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया है क्वेश्चन में कि xy बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर xy बिलोंग्स टू रियल रहे तो फिर ऐसे इनफाइनाइट xy एग्जिस्ट कर सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे क्या कहा गया, फाइंड नंबर ऑफ सच ऑर्डर्ड पेयर्स। ऐसे कितने xy के पेयर्स हम बना सकते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नया करने वाले हैं, ठीक है। बस ये बात है कि आपने इस तरीके का क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। कोई नई थियरी नहीं देने वाला, कुछ भी खास नहीं बता रहा, लेकिन आपको ये मेथड ध्यान रखना होगा। इसको आप कह लीजिए थोड़ा फोर्स्ड फैक्टराइजेशन। क्या कह रहे हैं हम? फोर्स्ड फैक्टराइजेशन। जबरदस्ती हमने इसको फैक्टराइज किया, ऑल्दो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे फैक्टराइज करेंगे हम। आप देखो xy माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि अगर x के साथ मैं देखूं तो यहां y माइनस 1 लिख सकता हूं, और माइनस 2 तो मुझे यहां y माइनस 1 लिखना चाहिए, तभी तो फैक्टर बन पाएगा। मुझे फैक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए, x इंटू वाई माइनस 1, यहां से मैंने लिख दिया। और इधर मुझे फैक्टर बनाने के लिए y माइनस 1 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस 2 के साथ मैंने ऐड कर दिया y माइनस 1 इज इक्वल टू 8। लेकिन आपने क्या किया, लेफ्ट साइड को चेंज कर दिया ना। आपका लेफ्ट साइड पहले माइनस 2y पे ही रुक जाता था, अब क्या हुआ, लेफ्ट साइड में आपने 2 ऐड किया है। अगर आपने 2 ऐड किया है तो आप इधर भी 2 ऐड करोगे, है ना। तो आपका अब फैक्टराइज हो गया एक्सप्रेशन x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 10। पहले इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा था, अब हमने क्या किया, एक तरीके से इसको जबरदस्ती फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। आप कुछ भी करते रहो मैथमेटिक्स के अंदर, इस तरीके का क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा यूज करना पड़ता है। अब आप देखो ये 10 लिखा है x माइनस 2 वाई माइनस 1 का प्रोडक्ट, और हमें यहां से पता है कि x y इंटीजर है। तो आप बताओ कि क्या मतलब क्या करना चाहिए। अगर दो x और y इंटीजर्स थे तो ये दोनों ब्रैकेट्स भी क्या है, इंटीजर्स है, और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 10 है, बस यही कहा जा रहा है। तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 10 कैसे कैसे हो सकता है, ये हम लिस्ट कर लें। हम लिख सकते हैं क्या 1 इंटू 10, हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 5, हम ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और हम ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 1, कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके अलावा, ये तो आपने सिर्फ पॉजिटिव की बात की, आप निगेटिव वाला भी तो कर सकते हो। आप ये भी कर सकते थे ना, -1 इंटू -10, आप ये कर सकते थे -2 इंटू -5, -5 इंटू -2 और -10 इंटू -1 कर सकते थे। अब आप देखो, आपने कहा कि ये दो ब्रैकेट्स हैं, वो दोनों ब्रैकेट्स क्या, इनमें से कोई फॉर्म में होंगे ना। 10 ले आना है प्रोडक्ट को, इन 8 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है ना इंटीजर्स का, जिससे कि प्रोडक्ट 10 हो जाए। इंटीजर्स का बस यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि दोनों टर्म्स इंटीजर हो और प्रोडक्ट में 10 आए। क्या इसके अलावा और कोई तरीका है क्या लिखने का? नहीं। तो अगर नहीं है तो ये ब्रैकेट्स इन्हीं में से कुछ होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज ले रहे होंगे। तो हम बस वही कंबाइन करते जाएं। जैसे आप मान लो, आप कहते हो कि मैं पहला वाला कॉम्बिनेशन लूं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको आप कह लो ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 5, 6, 7, 8 मान लेता हूं मैं ऐसा। तो केस 1 में आपके दिया गया है x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहां से आपके पास क्या आया, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 11, ठीक। फिर केस 2 आप ले लो। केस 2 मैंने कहा कि केस 2 में हमारे पास 2 इंटू 5 है, तो आप समझ सकते हो कि x माइनस 2 को मैं 2 से कंपेयर करने वाला हूं और y माइनस 1 को मैं 5 से कंपेयर करने वाला हूं। x की वैल्यू मेरी 4 हो गई, y की वैल्यू मेरी 6 के बराबर हो गई। अब आप देखो केस 3 पे आते हैं।
केस 3 में हमारे पास x माइनस 2 मेरा 5 हो जाएगा और y माइनस 1 मेरा 2 हो जाएगा, है ना। x माइनस 2 5 के बराबर, y माइनस 1 2 के बराबर। तो अब आप यहां से कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसी तरीके से केस 4 लिखा हमने। केस 4 में हमारे पास x माइनस 2 मेरा फर्स्ट टर्म था जो कि 10 के बराबर है और y माइनस 1 मेरा 1 के बराबर है। यहां से x की वैल्यू 12 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो केस 5 भी ले लिया, केस 6 भी ले लिया, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू -10। एक ये भी बन गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -9। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -9। फिर आप देखो केस 6 लिया हमने। केस 6 हम इसको ले लेते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू -2, y माइनस 1 इज इक्वल टू -5। अब यहां से आप देखो क्या बन रहा है। यहां से आपका आ रहा है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू आ रहा है आपका -4। केस 7 ले लिया इसको। x माइनस 2 आपका कितने के बराबर है, -5 के, और y माइनस 1 कितने के बराबर है, -2 के। यहां से हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -1। और फिर इसी तरीके से केस 8 जो लास्ट केस है हमारा, वो क्या बन गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू -10, y माइनस 1 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू आ गई -8 और y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो आप देखो यहां से x y के कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे सारे ही निकाल लिए हैं। तो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ से पॉसिबल हुए। आप ध्यान देना x और y को आप इंटरचेंज नहीं कर रहे हो। ऑर्डर्ड पेयर्स की बात की गई है तो पहले जो है वो x लिखोगे और बाद में आप क्या लिखोगे, y लिखोगे। ऐसा नहीं करोगे आप कि इसको 1,-9 भी लिख दो इस सोल्यूशन को और -9,1 लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही तरीका होगा, पहले x की वैल्यू जाएगी और बाद में y की वैल्यू जाएगी। तो इस तरीके से हम काउंट अगर करें तो 8 केसेस थे और सभी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आए। दैट मींस हमारे पास इस क्वेश्चन का कहें कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स थे, तो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स थे। कौन कौन से थे वो हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, m² इज इक्वल टू n² प्लस 22। यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास mn दोनों ही इंटीजर्स हैं और हमें ऐसे m, n फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है, mn बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके का इंटीजर्स वगैरह का केस दे दिया गया तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें पोस्ट फैक्टराइजेशन वाली चीज यूज करनी पड़ सकती है। अब आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, आप इसमें फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। आप डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं कर सकते। कैसे करोगे आप, पहले n² को इस साइड ले आओगे, m² माइनस n² इज इक्वल टू 22। तो इसके दो फैक्टर्स हैं, इसमें कुछ फोर्स्ड वगैरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पे m प्लस n और m माइनस n, ये डायरेक्टली हमने दो फैक्टर्स कर दिए। और 22 में हमारे पास क्या क्या आ गया, 11 इंटू 2 आ सकता है, 22 इंटू 1 आ सकता है, और आ सकता है आपका 1 इंटू 22 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरीके से आपके पास 2 इंटू 11, नेगेटिव साइड से भी आ सकते हैं यही कॉम्बिनेशंस, -11 इंटू -2, -22 इंटू -1, -1 इंटू -22, और इसी तरीके से -11, सॉरी ये तो पहले हमने लिख दिया है, -2 इंटू -11। ये सारे आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो आप केसेस लिस्ट करते जाइए। केस 1 आपने लिया, अभी आपका इसका मतलब आप सीधा ये नहीं कह देना कि यहाँ पे 8 सॉल्यूशंस होंगे। आप पहले देखो तो पॉसिबिलिटी, m प्लस n इज इक्वल टू हमारा 11 अगर है और m माइनस n 2 के बराबर है, तो आप यहाँ से देखो m क्या आ रहा है आपका, फैक्ट मतलब हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है ना। m आ रहा है हमारा 13/2, n आ रहा है हमारा क्या कितना 9/2 आ रहा है, ठीक है। तो mn हमारे इंटीजर आए ही नहीं, इसका मतलब ये केस सीधा रिजेक्ट हो गया। इस केस के करस्पॉन्डिंग कोई भी ऐसा m, n का पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आप केस 2 की बात कर लीजिए। केस 2 आपने लिया 22 और 1, तो m प्लस n आपका 22 है और m माइनस n आपका 1 के बराबर है। इसका मतलब फिर से mn नहीं आएगा, है ना, क्योंकि m और n दोनों ही कैसे हो गए, फ्रैक्शनल हो गए। आप इसी तरीके से केस 3 की बात करो। केस 3 में भी हमारे पास सेम सिचुएशन है, केस 4 में भी हमारे पास सेम सिचुएशन है, ठीक है क्या। आप इसका मतलब आप देख सकते हैं, अगर आप सॉल्व करके देखेंगे बाकी 5th 6th 7th 8th हर बार कैसा हो रहा है, m और n मतलब हमारे किस तरीके के आ रहे हैं, फ्रैक्शनल आ रहे हैं, इंटीजर्स नहीं मिले। इसका मतलब नो सच m, n एग्जिस्ट। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि ऐसा कोई भी mn एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पोस्ट फैक्टराइजेशन और इस तरीके से फैक्टराइजेशन का यूज करके भी हम कुछ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन कहें या फिर ये वाला क्वेश्चन कहें, दोनों में ही आपने किस तरीके से सॉल्व किया है। आपके पास इक्वेशन एक ही थी और आपके अननोन्स 2 थे,
ठीक है। लेकिन चूंकि केसेस लिमिट हो गए, लिमिट कैसे हो गए, जब हमने एक्स वाई को इंटीजर बता दिया या एम एन को इंटीजर बता दिया, इसलिए हम इस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, सिंगल इक्वेशन थी, 2 अननोन्स थे, फिर भी यहाँ पे उनको सॉल्व करना इजीली पॉसिबल हो गया। ठीक है, क्योंकि केसेस बहुत हमारे पास लिमिटेड हो गए। अगर यही एम एन बिलोंग्स टू रियल कह दे तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए कितना आ गए, कोई भी ऐसा एम एन एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ये फॉर्मूले तुमने पढ़ रखे हैं पहले, लेकिन फिर भी मतलब उनका यूज नहीं किए हो, तो हम बेसिकली इसके यूज की बात करेंगे, बट एक बार को लिस्ट कर लेते हैं। वही अपना फॉर्मूला जहां से शुरू होता है अलजेब्रा का, a माइनस बी और प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ऐसे ही लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2ab। ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस आएगा। फिर इसी तरीके से आप क्या बोलते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बात कर लेते हो। इसमें क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, है ना। अब आप नेक्स्ट ऐसे ही देखो, क्या लिख सकते हो आप, एक और मैं टर्म दे रहा हूं, ये आपके लिए नया होगा, थर्ड वाला। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा कह लीजिए आप जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो चीज ये लिखी हुई है, x1, इसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू मान लीजिए xn, इन टर्म्स थे, और उसका होल स्क्वायर करना था। यहाँ पे 2 टर्म्स थे, यहाँ पे 3 टर्म्स थे, यहाँ पे हम n टर्म्स का होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा ये लिखना है हमें। लिखने का एक तरीका है, क्या, पैटर्न आप आइडेंटिफाई करिए। पैटर्न कैसे आप निकालोगे, आप देखो यहाँ पे जब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो क्या हुआ, a का स्क्वायर आया, b का स्क्वायर आया, मतलब इन दोनों के इंडिविजुअल स्क्वायर्स आए और 2 टाइम्स हो गया उन दोनों का प्रोडक्ट। फिर आप सेकंड वाले में देखिए क्या हुआ, तीनों a b c के इंडिविजुअल स्क्वायर्स आए प्लस 2 टाइम्स क्या हो गया, a b b c c a, है ना। 2 का पेयर वाइज प्रोडक्ट कह सकता हूं मैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 ही टर्म्स थे तो पेयर वाइज क्या, एक ही पेयर बनेगा और वही प्रोडक्ट हमने लिख दिया। यहाँ पे आप देखिए पेयर वाइज आप देखेंगे 2 के प्रोडक्ट करना शुरू करेंगे तो a b बन सकता है, b c बन सकता है और c a बन सकता है, और वो तीनों हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसकी बात करें तो ये भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। क्या करना है आपको, आप देख सकते थे यहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे पहले आप लिख रहे थे सारे इंडिविजुअल स्क्वायर्स, तो यहाँ भी लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर, सारे इंडिविजुअल स्क्वायर्स आपने लिख दिए। प्लस 2 टाइम्स क्या करना है आपको, इस तरीके के जितने भी पेयर्स पॉसिबल हो वो सारे पेयर्स आप लिखते जाइए। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैं उसको समेशन के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर देना हूं, सभी लिखने की जरूरत तो है नहीं, और ऑफ कोर्स हम लिख भी नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, आप इसको बल्कि लैंग्वेज में पढ़िए, आप इसको ऐसे पढ़िए कि 2 टाइम्स ऑफ समेशन x1 x2 की जगह आप चाहें तो ऐसा पढ़ सकते हैं पेयर वाइज प्रोडक्ट। मैं बल्कि समेशन से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं आपको पहले इसी तरीके से बोल रहा हूं, पेयर वाइज प्रोडक्ट। ठीक है, 2 टाइम्स सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स। क्या था, पेयर वाइज प्रोडक्ट्स। 2 के पेयर्स हमने बनाए, 2 के पेयर्स से जैसे x1 x2, फिर x2 x3, x1 x3, ये जितने भी पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे पेयर्स यहाँ पे लिस्ट कर दिए। ये हो गया हमारा रिजल्ट कि अगर हमारे पास n टर्म्स का स्क्वायर है, n टर्म्स के एडिशन का स्क्वायर है, तो क्या करिए, सबसे पहले इंडिविजुअल सारे स्क्वायर्स लिख दीजिए, और 2 टाइम्स के साथ ब्रैकेट में क्या लिखना है, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, जितने पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का आपको मान लीजिए होल स्क्वायर लिखना है, तो क्या करोगे आप, पहले इंडिविजुअल स्क्वायर्स लिखो, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर। उसके बाद क्या करोगे, 2 टाइम्स करोगे पेयर वाइज। क्या क्या पेयर्स बन सकते थे, x1 x2 का एक पेयर बन सकता था, फिर x2 x3 का भी बन सकता था, फिर x3 x4 का भी बन सकता था। अब वापस आओ, x4 x1 का भी बन सकता था, और इसी तरीके से आप कहोगे x4 x2 का भी बन सकता था। ठीक है, कितने पेयर्स बन गए, और कुछ छूट गया क्या, आप देखो x1 x3 छूट गया है ना, x1 x3 का भी पेयर बन सकता था। तो ये 6 पेयर्स यहाँ बन सकते थे, वो सारे पेयर्स हमने लिस्ट कर दिए। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है और नया भी है आपके लिए, पैटर्न डेवलपमेंट के हिसाब से हमने लिखा है। क्या याद रखना है आपको, एडिशन का जब आप होल स्क्वायर करते हैं तो सारे इंडिविजुअल स्क्वायर्स लिख दीजिए प्लस 2 टाइम्स, और सारे पेयर वाइज प्रोडक्ट लिख दीजिए, बीच में एडिशन का साइन लगा दीजिए। फिर आप देखो इसी से रिलेटेड आपको पता ही होगा, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, प्लस माइनस ले लेता हूं,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 बाई, क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, प्लस माइनस 2, इतना ही आएगा। x प्लस माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंडिविजुअल स्क्वायर्स हो गए और उसके साथ 2ab की टर्म, 2ab की टर्म में ही आएगा। जब यहाँ प्लस था तो यहाँ +2, जब यहाँ माइनस था तो -2। यही हमारा यहाँ पे भी रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर से रिलेटेड हमारे फॉर्मूले हो गए। एक बार इनको फिर से एक बार को लिस्ट कर लीजिए, और अगर बाकी और किसी को नहीं लिस्ट करना है तो कम से कम ये वाला पैटर्न जो था और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, इसको तो जरूरी आप लिस्ट कर लो। नेक्स्ट, अभी तक हमने स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूले देखे, क्यूब से रिलेटेड भी देख लेते हैं। इसमें ऑल्दो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, a प्लस बी का आपने होल क्यूब पहले भी किया है ना, तो प्लस माइनस भी लगा ही देता हूं मैं साथ में। a³ प्लस माइनस b³ प्लस माइनस 3ab, है ना, और यहाँ पे a प्लस माइनस b, जब प्लस रहेगा तो सब जगह प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तो हर एक जगह पे माइनस की टर्म आती रहेगी। ये बात ठीक है। तो इसमें हम 3 के लिए कुछ नहीं करते हैं और n के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम किस तरीके से होल क्यूब करने जाएंगे, जैसे मान लो कि a प्लस b और प्लस c का किसी ने कहा होल क्यूब, इसका फॉर्मूला तो अपन नॉर्मली नहीं याद रखते। क्या करते हैं हम उसके लिए, इसको मान लेते हैं एक टर्म, मतलब एक तरीके से इसको एक ब्रैकेट में ले लिया और प्लस c का होल क्यूब कर दिया। ठीक है, तो आप क्या लोगे, क्या बनेगा टर्म आपका, a प्लस बी पूरा एक टर्म था, होल क्यूब आएगा, c एक होल क्यूब आएगा, प्लस 3 इंटू a प्लस बी आप एक साथ रखोगे, इंटू c लगाओगे, है ना, यही कर रहे थे। इसको x मान लो तो x इंटू c लगाओगे, है ना, और उसके साथ क्या करते हो आप, x प्लस c, मतलब ये टर्म आपकी बन जाएगी। तो अब इसको तो आप एक्सपेंड कर ही सकते हो जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा अगर कहें कि 3 या फिर क्यूब से रिलेटेड हमारे फॉर्मूले हो गए। एक और लिख लिया हमने, x प्लस माइनस 1/x का होल क्यूब। तो इसमें क्या आता है, x³ माइनस प्लस, है ना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस एक और 3 इंटू x प्लस माइनस 1/x। अब यहाँ पे एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप होल क्यूब करते हो, ठीक है, तो जिस टर्म का होल क्यूब आपने किया है वही टर्म फिर से अपीयर होती है। अब ये बात देखने में बहुत ही आसान सी लग रही होगी कि क्या नया बताया, बट आपको जब इसी से रिलेटेड अगला मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप पहले अटक जाओगे कि भाई करना क्या है। x प्लस माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस माइनस 1/x³, यहाँ ठीक है। उसके बाद फिर से वही टर्म अपीयर होती है जो हमने स्टार्टिंग जहां से की थी, जहां से हमने क्वेश्चन शुरुआत किया था। ठीक है, अब आप मतलब इसके लिए मैं कहूं कि एग्जाम्पल इसका अगर मैं देना चाहूं तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं x इज इक्वल टू, जैसे आपने कहा कि क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस रूट 48 और माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस रूट 48। ठीक है, तो मुझे बताओ कि x³ माइनस या फिर x और 1/6 है ना, तो x³ प्लस 3x की वैल्यू क्या होगी, मान लो ऐसा कुछ मैंने कह दिया क्वेश्चन में, है ना, ये करना है आपको। तो अब आप कहोगे कि भाई ये क्या है, इसका कहाँ क्यूब करने जाए, इसका कहाँ क्यूब करने जाए, और उतनी सारी कैलकुलेशन नहीं, उतनी सारी कैलकुलेशन की हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कब रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सेकेंड, 7 प्लस रूट 48 था ये, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि सबसे पहले तो ये दोनों टर्म्स आप देखिए, 7 प्लस रूट 48, 7 माइनस रूट 48, दोनों एक दूसरे के, अगर आप अभी भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो पहले आप ये समझिए, इनका और इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, 7 प्लस रूट 48, 7 माइनस रूट 48, दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। अगर इसको मैं t बोलता हूं तो ये कितना हो गया, 1/t बन गया, है ना। तो ये वैल्यू अगर मान ली मैंने t, तो आप कहेंगे कि ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, ये वाली चीज है 1/t। ये बात में किसी को कोई तकलीफ, t हमने माना क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस रूट 48, हमने ये देखा कि इसका और इसका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट कितना बन रहा है, 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि x क्या था हमारा, t माइनस 1/t था। अब आप देखिए हमें आंसर में भी क्या निकालना है, x³ प्लस 3x निकालना है। आप इस पे पहले देखो, ये क्वेश्चन का ये पॉइंट समझो, x³ प्लस 3x, जब आप इसका क्यूब करते हो तो क्या बनेगा, t³ माइनस 1/t³, है ना, -3 और t माइनस 1/t, ये बनेगा ना। यही चीज मैं कह रहा था कि ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से x हो गया, और इसीलिए x³ इज इक्वल टू t³ माइनस 1/t³ माइनस 3x। तो ये आपका आ गया x³ प्लस 3x इज इक्वल टू t³ माइनस 1/t³। ये आपका एक तरीके से कहें एक्सप्रेशन चाहिए था।
टी आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके थे, तो आप वैल्यू पुट कर लो। आप क्या लिखोगे कि एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू टी क्यूब क्या होगा मेरा 7 प्लस रूट 48, और आगे देखें 1 बाई टी क्यूब क्या होगा इसके बराबर 7 माइनस रूट 48। तो दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया, 7 आपका कैंसिल आउट हो चुका है, आंसर कितना आ जाएगा 2 रूट 48। बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही चीज थी, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप होल क्यूब करते हो तो जिस चीज का होल क्यूब आप कर रहे हो यहाँ पे वो इधर भी अपीयर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम और भी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं यहाँ। जैसे आपने एक ये पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो क्या कहते थे आप ये कहते थे इट मींस कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अभी तक आपको इतनी चीज पता थी। ठीक है, अब आपको इसको और ज्यादा डिटेल में इसी प्रॉपर्टी को यहां पे समझना है। इसका अगर मैं कहूं प्रूफ कह लीजिए आप, ठीक है, प्रूफ ही कर देता हूं। ठीक है, क्या होगा, आप जब आपको ये याद रखना है अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फैक्टर्स क्या होंगे, ये आपको याद रखना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फैक्टर्स क्या होते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होते हैं उसके फैक्टर्स। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए आप क्या कह रहे थे, आप ये कह रहे थे कि ये दोनों टर्म्स बराबर है। अगर ये दोनों टर्म्स बराबर है तो ये वाला एक्सप्रेशन कितना था, 0 के बराबर। ये 0 कैसे बना होगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc which means this expression is 0, LHS is 0, that means कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो इनका सम 0 है या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हमने a प्लस बी प्लस सी वाली तो डायरेक्टली लिख दी थी। अब अभी तक आपने क्या देखा, इतना आपको पहले से पता था। कई लोगों को इसमें भी दिक्कत होगी कि शायद उन्हें ये पहले से ना पता हो, ये भी आपको याद रखना है। और क्या चेंज आया आपके लिए, आपके लिए ये एक चेंज है कि आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के ये जो फैक्टर्स हैं आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट चेंज जो आएगा आपकी लाइफ में सबसे बड़ा, वो यहां से आने वाला है। क्या है वो, आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में। ठीक है, थ्रू आउट 2 साल में अगर हम कहें तो काफी ज्यादा यूज आएगा। इसका मतलब क्या है, इसको आप देखेंगे अगर मैं इसको 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 इधर तो 2 अंदर जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है क्या, तो ये हाफ इंटू 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है, हाफ इंटू 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है तो आप ये बताओ कि ये 0 के बराबर कब होगा, ये 0 के बराबर तभी हो पाएगा ना जबकि सारे इंडिविजुअल स्क्वायर्स भी क्या हो, 0 के बराबर हो। इंडिविजुअल टर्म्स जो लिखी जा रही हैं ये भी 0 के बराबर हो। ये भी अब बात इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्क्वायर्स का सम 0 है, इसका मतलब कि वो हर एक टर्म क्या थी, 0 के बराबर थी इंडिविजुअली। तो यहां से आपके लिए आ गया कि a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए तीनों ही क्या रहे होंगे, 0 रहे होंगे। और यहां से रिजल्ट अपना आता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको याद रखनी है। पहले तो आपको ये फैक्टर याद रखना है, फिर ये फैक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है वो आपको याद रखना है। 2a स्क्वायर प्लस मतलब हाफ इंटू 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है। तो अब आगे आपसे इस तरीके का आएगा, ये आपको बता दिया जा रहा है यहीं पे कि ये एक्सप्रेशन, इसका मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है तो इसको कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था। 0 किस केस में होगा भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है ना। ये टर्म्स जो ये लिखी हुई है तुम्हारे पास, ये सारी टर्म
ठीक है, ऊपर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, कैसी भी हो, इनका जब होल स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, यहां से पॉजिटिव ही आएगा। तो हम यहां से एक टर्म ये भी लिख सकते हैं कि दिस होल एक्सप्रेशन, ये कैसा होता है हमेशा, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमेशा एक नॉन निगेटिव टर्म होगी। ठीक है, क्योंकि 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। सो दिस इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव टर्म। आप वीडियो को पॉज करिए और इस पॉइंट को भी वहीं पे लिख दीजिए कि दिस होल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव टर्म विच कैन अटेन 0 ओनली फॉर a इक्वल टू b इक्वल टू c। नेक्स्ट हमने इसी फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ आसान से क्वेश्चन लिए हैं। आपने फॉर्मूले कई बार देखे हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चंस आप शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आप फर्स्ट क्वेश्चन ही इसमें से सॉल्व कीजिए, जो आपका बेसिक फॉर्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, लेकिन अभी तक आपकी प्रैक्टिस क्या होती है, आप a प्लस बी और ए बी अगर दिया है तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 भी निकाल लेते हो। हमने इस बार क्या कहा है, आप फाइंड आउट करो a रेज टू पावर हाफ माइनस b रेज टू पावर हाफ। ठीक है, तो आप पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। मैं सोल्यूशन अगर कंटिन्यू करता हूं तो लाइन ऑफ थिंकिंग मेरी क्या होगी कि भाई मुझे इसका दिख रहा है कि भाई इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तभी इधर पहुंच सकता हूं, इन सब डेटा को यूज कर पाऊंगा। तो a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं, लाइन ऑफ थिंकिंग यही होगी, क्यूब वूब से तो कोई फायदा है नहीं। तो यहां से बनेगा क्या, a प्लस बी माइनस 2ab रेज टू पावर हाफ। ये बात ठीक थी। अगर ऐसा है तो a प्लस बी की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 8, और यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, √3। यह आ गया आपका a रेज टू पावर हाफ माइनस b रेज टू पावर हाफ का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि a रेज टू पावर हाफ माइनस b रेज टू पावर हाफ की वैल्यू क्या होगी, अभी आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2√3, प्लस माइनस लगा लेना, भूलना नहीं। अब आप देखोगे कि भाई a रेज टू पावर हाफ माइनस b रेज टू पावर हाफ की दो वैल्यूज पॉसिबल हुई। एक तो प्लस के साथ ये टर्म भी हो सकती थी और माइनस के साथ भी टर्म हो सकती थी। कौन सा बड़ा है a और b में से वो तो हमें पता चल नहीं रहा है, इसलिए हमारा दोनों ही चॉइस सही होंगे, प्लस माइनस वाले। ठीक है, यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, a की पावर 1/4 माइनस b की पावर 1/4 बताओ। तो क्या करना होगा, आपको और एक आध स्टेप्स इसमें लगाने पड़ेंगे कि आपको ये पता है, अब आपको इसका भी हाफ हाफ दे दिया गया, a की पावर 1/4 माइनस b की पावर 1/4, तो आप उसके होल स्क्वायर से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन एक बार को ट्राई करो। अब सबसे पहले यहां पे समझना कि ये हमारे पास एक ही इक्वेशन है और 3 अननोन्स हैं, एबीसी सब निकालने हैं, और कुछ कहा भी नहीं गया कि भाई एबीसी इंटीजर वगैरह है ना। तो अब कैसे ऐसा हो सकता है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा कुछ स्पेशल कंडीशन में ही होगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन पे जितना दिमाग लगाना है आप बिल्कुल लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप सॉल्व करने जाते हो, कैसे सॉल्व होगा, आप इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करो कि स्क्वायर्स वगैरह इन्वॉल्व है। ठीक है, स्क्वायर्स इन्वॉल्व है और रिजल्ट हमें तीनों निकालना है, तो ऐसा इसका मतलब क्या होगा कि ये किसी यूनिक केस में ही पॉसिबल हो रहा होगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, अब मैं ये अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट हिट एंड ट्रायल है, तुक्का मारना है बेसिकली आपको। कैसा तुक्का कि भाई किस तरीके से मैं ये अरेंज करूं, आपको एक लाइन ऑफ थिंकिंग मिली कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्क्वायर्स के लिए बन रहा है कुछ। तो स्क्वायर्स के लिए अगर बन रहा है तो कैसे होगा, आप उसके लिए क्या करो, आप इस टर्म को ट्राई करो एक्सप्रेस करने का। ठीक है, स्क्वायर्स के फॉर्म में। जैसे क्या मैं कहना चाह रहा हूं आप समझिए, 4a स्क्वायर दिख रहा है, 4a दिख रहा है, 4a स्क्वायर और 4a के साथ में कौन सा टर्म लग जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, 1। आप 4a स्क्वायर प्लस 4a के साथ 1 को क्लब कर सकते हो क्या, हाँ। अच्छा, फिर क्या करो आप b स्क्वायर के साथ देखो, b स्क्वायर के साथ 4b दिखा, b स्क्वायर के साथ आपको 4b दिखा, तो इसके साथ किसका काम चल सकता है, इसके साथ 4 चाहिए। और इसी तरीके से आप यहां देखो 9c स्क्वायर और 6c दिखे, 9c स्क्वायर और 6c, तो इनके साथ क्या चाहिए, ये देखो आप 3c + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही बनता हुआ दिख रहा है ना। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आप पहचान सकते हो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस लेवल पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको पता होंगी इतनी चीजें। तो 9c स्क्वायर प्लस 6c था, हमने 1 और ऐड कर लिया, तो क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इज इक्वल टू -6 इधर था, आपने इधर क्या किया है, 4 1 और 1 6 ऐड किया है, इधर भी आप ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना हो गया, 0 हो गया राइट साइड में। अब आप देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा था पहला टर्म 2a + 1 का होल स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या लिखा था b + 2 का होल स्क्वायर, और तीसरा टर्म क्या लिखा था 3c + 1 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या था 0।
तो ये 0 कैसे आएगा? अभी हमने कई बार इस बात के लिए कहा था कि इस पे आपको आप फोकस कीजिएगा। 3 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उनका सम 0 है, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जबकि सभी इंडिविजुअली क्या रहे हों 0 के बराबर। तो इसलिए 2a + 1 b + 2 और 3c + 1 सभी क्या रहे होंगे? 0 रहे होंगे। a की वैल्यू -½ b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -3। अब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल भी मिल चुका है। अब आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का खुद से सॉल्व करने का। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, तुक्का आपको इसमें भी मारना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कैसा होगा? तो आप देखिए एक बार को। अब यहाँ पे मुझे AB की टर्म दिखी। AB की टर्म देख करके मुझे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मुझे कहीं a² और b² एक साथ रखने पड़ेंगे एक ब्रैकेट में। जैसे यहाँ पे था सिर्फ a का टर्म है, यहाँ सिर्फ b का, यहाँ c का, यहाँ पे क्या एक AB को भी क्लब करना है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ऐसे ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो रहा होगा जिसमें a भी हो और b भी हो। तो अब आप देखिए कैसे हो सकता है। 5a² किसी स्क्वायर में तो आता नहीं है, 5 तो कुछ काम का है नहीं, 5 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर √5 यूज करते तो इधर कहीं होता, ठीक है, तो √5 वगैरह भी नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो कैसे? 4a² प्लस आप इसके साथ 4ab को क्लब कर दो और प्लस b², ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। b आपका अकेला था, आपको यूज करना ही है इस टर्म के साथ। b² + 4ab तो आपको रखने ही पड़ेंगे। आप उसके साथ 4a² बेसिकली ऐड कर रहे हो। अभी आपके पास बचा हुआ क्या है? एक a² बचा हुआ है, एक 2a बचा हुआ है और एक 1 बचा हुआ है और सामने लिखा है 0। ये देखिए आपका 2a + b का होल स्क्वायर लिखा था और ये लिखा था आपका a + 1 का होल स्क्वायर। दो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम कैसे होता है? जब 2a + b 0 हो जाए और साथ में a + 1 भी 0 हो जाए। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? -1। a को आप -1 रखोगे तो वहां से निकल करके क्या आ जाएगा आपके पास कि b की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, तो a = -1 एंड b = 2। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट आपको फिर से ये फॉर्मूले पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है। लास्ट 2 क्वेश्चन से कंपेयर करें तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप मैक्सिमम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। खुद से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो 3 टर्म्स लिखी हुई हैं क्यूब के अंदर में, ब्रैकेट्स जो लिखे हुए हैं, उन तीनों टर्म्स का सम कितना है? 0 के बराबर है। तो अगर ऐसा होगा कि अगर मान लो मैं इसको x बोलूं, इसको y बोलूं और अंदर वाली टर्म को यहाँ पे z बोलूं, तो x³ + y³ + z³ कितना आएगा? x³ + y³ + z³ मेरा कितना आएगा? 3xyz के बराबर आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि x + y + z मेरा क्या था? 0 के बराबर था। और यहीं से हमारा आंसर हो गया कि न्यूमरेटर हमारा क्या है? 3 × xyz है। x क्या था? a² - b², y क्या था? b² - c² और z था हमारा c² - a²। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? a - b, b - c, c - a। तो आंसर क्या आ गया? 3 टाइम्स a + b, b + c, c + a। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर आज एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम और भी इस तरीके के फॉर्मूले की बात करेंगे जो आपको पता होंगे, लेकिन उस पर रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं। बेसिक इन्हीं फॉर्मूले जो हमने अभी तक फॉर्मूले किए हैं, इन्हीं से रिलेटेड और थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज के बारे में कि हम क्या क्या एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि इस तरीके के आपके क्वेश्चंस और भी मिलेंगे जिनमें आपको फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि अच्छा हम ये भी कर सकते थे, अपना जो कॉन्सेप्ट हमें पता है उसका इस तरीके के क्वेश्चंस में भी यूज किया जा सकता है। ये बात आपको पहली बार रियलाइज होगी। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये जो हमने एग्जाम्पल्स में किए हैं इसके अलावा भी हैं। उनमें ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन को अरेंज करने का तरीका है, कोई थियरी नहीं इन्वॉल्व होगी उसमें, लेकिन आपको वहां आइडेंटिफाई करना है कि आप जो थियरी जानते हैं, जो आप हमेशा से जानते आए हैं, उसको आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल।